हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़, कि कोई बॉडीज़ कब इक्विलिब्रियम में होती है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, कंडीशन और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में पढ़ा। फिर उसको वेरीफाई भी किया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, 8-10 न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो वो एक्सरसाइज में आप क्या करिए, अपने बुक का जो भी आपके पास बुक है, उस बुक टेक्स्ट बुक है जो, तो उसके एग्जाम्पल पे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम्पल पे लगा लगाया सवाल है, ठीक है ना। तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपका जो अनुभव सवाल लगाने में बढ़ेगा, उतनी क्लियरिटी आएगी आप, ठीक है। हम जो है, जो नहीं लगाया हुआ सवाल है, जो एक्सरसाइज में है, जिसका हमने पहला सवाल लिखा हुआ है। तो चलिए, जैसे पहला सवाल है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ, ठीक है ना। पहला सवाल है कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट O। 10 न्यूटन बल है, मतलब बल जो लग रहा है वो 10 न्यूटन है। तो वो पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो 5 न्यूटन मीटर। ये 10 न्यूटन का फोर्स कितना मोमेंट उत्पन्न कर रहा है, टॉर्क बना रहा है कितना, 5 न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर जो यूनिट होती है वही मोमेंट ऑफ फोर्स या टार या टर्निंग इफेक्ट की होती है। कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब है कि पॉइंट O से जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो वो डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो हमने यहाँ पर देखेंगे कि जो जो चीज गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ये है 10 न्यूटन, हमारा जो टॉर्क है वो 5 न्यूटन मीटर है, ठीक है ना। और हमें ज्ञात क्या करना है, D। क्या ज्ञात करना है, D, ठीक है ना। तो जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कहां से, O से कहां तक होती है, जहां पे फोर्स लग रहा होता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, F इंटू डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 5, और F की 10 न्यूटन है, D हमें कैलकुलेट करना है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 5/10, मतलब 1/2 मीटर, या आप इसी को कह लीजिए 0.5 मीटर। ये बहुत ही हल्का सवाल था, ठीक है ना। तो इसी तरह से छोटे छोटे सवाल ही आते हैं। तो हम आपके बुक के एक्सरसाइज का पहला सवाल लगाए, हालांकि बहुत सारे और सवाल हैं, इसमें 18 सवाल हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। करिए क्या, पहले सवाल को पढ़िए, यानी हमारा जो फार्मूला है वो क्लियर होना चाहिए। सवाल को पढ़िए, पहला काम। दूसरा काम है कि आप जो जो चीज़ गिवन है उसे साफ लिखिए, और जो नहीं पता है, जिसे पता करना है, उसे भी लिखिए। फिर आप वो फार्मूला लिखिए जिसमें वो चीज़ आती हो जो नहीं पता है, फिर उसके सहारे आप मान कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है कि ये नट इज ओपन, ये नट इज ओपन, ठीक है ना, बाय ए रेंज, बाय ए रेंज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स, लिखा है कि इफ द लीस्ट फोर्स required is
रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन। ठीक है ना। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ force, find the moment of force needed to turn the nut, force needed to turn the nut, मतलब नट को घुमाने में कितना टार्क चाहिए। ठीक है ना। तो क्या है, सवाल कुछ भी नहीं है। ये नट इज ओपन बाय ए रिंच, एक रिंच है, रिंच आप जानते हैं कुछ इस तरह का नट है और रिंच इस तरह का। ठीक है ना। जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज, मतलब अगर इसमें फोर्स कम से कम फोर्स कितने की जरूरत होती है, दिया है 5 न्यूटन की। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या क्या चीज दिया है पहले लिख ले। हमारा फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना है, हमारा फोर्स है 5 न्यूटन। और जहां पे फोर्स लग रहा है और नट से, यानी कि जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है एक तरह से, वहां से फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन किसमें 10 सेंटीमीटर है। और हमें क्या मालूम करना है, टार्क यहाँ पे मालूम करना है। तो इसे आप एक चीज याद रखिएगा कि सारे मान एक यूनिट में होने चाहिए। हम रखेंगे वैल्यू को सेम यूनिट्स में रखेंगे। तो 10 सेंटीमीटर है, जैसे मीटर में अगर हम चेंज करें तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 10/100 मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा। अब टार्क क्या है, तो F/d होता है। तो ये कितना है, 5 न्यूटन, और ये कितना है, 0.1 मीटर हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो 0.5 न्यूटन मीटर का टार्क चाहिए उसे टर्न करने के लिए। ठीक है ना। उसे टर्न करने के लिए कितने न्यूटन मीटर का टार्क चाहिए, 0.5। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए तीसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा सवाल है कि व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर, एक व्हील है, ए व्हील ऑफ डायमीटर जिसका डायमीटर क्या है, इस 2 मीटर का पहिया है। shown in figure, shown in figure, फिगर में दिखाया हुआ है, कभी बनाएंगे। विथ एक्सेल एट ओ, जिसकी एक्सेल क्या है, ओ पे है। विथ एक्सेल एट ओ पॉइंट पर, जिसके अबाउट उसको घुमाना है। ठीक है ना। ये फोर्स F, यहां लिखा है कि ये फोर्स F इक्वल टू 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट B, इज अप्लाइड एट B in the direction shown in the figure, in the direction shown in the figure. Calculate the moment of force, calculate the moment of force about, किसके अबाउट करना है। तो दो सवाल, सेंटर O एंड द पॉइंट A। पहला है सेंटर
ओ, दूसरा है दे पॉइंट ए। ठीक है ना। और फिगर हम वहां बना रहे हैं, ये फिगर है, ये सेंटर ओ है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का और एक पॉइंट ए यहाँ। ठीक है ना। तो ये सवाल है कि ये व्हील जिसकी डायमीटर 2 मीटर है, इसकी जो डायमीटर है वो एक तरह से 2 मीटर का है। एक्सल इसका जहां पे जिसके थ्रू ये घूम रहा है वो ओ पे है। फोर्स 2 न्यूटन का बी पे अप्लाइड हो रहा है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना। यानी ये फोर्स इसको किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा ऐसे। इन द डायरेक्शन शाउन इन द फिगर, यहाँ पे फिगर है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टार्क अबाउट ओ के और अबाउट ए के। ठीक है ना। तो पहला इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए बहुत आसान है। पहला कंडीशन है कि अबाउट सेंटर, अबाउट पॉइंट ओ। तो जाहिर सी बात है दिया क्या है, हमें देख लेते हैं कि एफ हमारा दिया है 2 न्यूटन और डी हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस पॉइंट से जिसके अलोंग हमें मालूम करना है, अबाउट मालूम करना है और कहां तक, फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चूंकि डायमीटर 2 है तो यहां से वहां तक की दूरी, जो सेंटर से वहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 मीटर। कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। ओबी ये क्या होगी, एक तरह से ओबी हो जाएगी। तो हमें टार्क चाहिए तो एफ गुणे डी होता है। तो देखिए ये हमारा 2 न्यूटन है और डी हमारा क्या है, 1 मीटर है। तो न्यूटन मीटर, टार्क हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर पहला। ठीक है ना। किधर की तरफ घुमाएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। किधर होगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको। लेकिन टार्क की जो डायरेक्शन होती है, ये तो फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा ना, लेकिन जो टार्क की जो डायरेक्शन होती है, टार्क की जो वेक्टर क्वांटिटी, वो जो एक्सिस होती है, जो एक्सल होता है, इसके अलांग होता है। ठीक है ना। क्या होता है, एक्सिस के अलांग आउटवर्ड या इनवर्ड होता है। तो ये तो उसे घुमाएगा, किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक। वहीं पे देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरे के लिए केवल डिस्टेंस बदल जाएगी, इसके अलांग घुमाना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो जाएगी। फोर्स हमारा 2 न्यूटन ही है और डी हमारा 2 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अबाउट पॉइंट ए, है ना, अबाउट पॉइंट ए। तो हमें टॉर्क क्या मिलेगा, एफ गुणे डी। तो एफ 2 मीटर, डी भी 2 मीटर है, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर, यानी कि 4 न्यूटन मीटर। तो डिस्टेंस पे डिपेंड ज्यादा करता है ना, कि देखिए डिस्टेंस बढ़ा दिया तो हमारा टॉर्क कितना हो गया, ज्यादा हो गया। फोर्स ये भी किधर घुमाएगा, जब फोर्स ऐसे लगा रहा है तो ऐसे ऐसे घुमाएगा, मतलब घड़ी की सुई दिशा में, यानी क्लॉकवाइज ये भी होगा। ठीक है ना। किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ठीक। चलिए चौथा हमारा सवाल क्या है कि डायग्राम इन फिगर, एक फिगर है
एक डायग्राम है। shows two forces, shows two forces। F1 5 न्यूटन है और F2 जो हमारा है वो दिया है 3 न्यूटन है, एक्टिंग एट ए पॉइंट ए एंड बी, acting at a point A and B respectively of a rod, respectively of a rod pivoted at a point O, pivoted at a point O such that, मतलब इस प्रकार है कि OA इक्वल टू 2 मीटर एंड OB इक्वल टू 4 मीटर। ये हमारा फिगर है, रॉड है, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है हमारा 3 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स लग रहा है हमारा F1 5 न्यूटन। पिवोटेड पॉइंट यहाँ पे जिस पे वो टिका हो वो है 2 मीटर है और यह 4 मीटर है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। पहला है मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, दूसरा है मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, टोटल मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस अबाउट O, टोटल मोमेंट of the 2 forces about O। ठीक है, तो ये देखिए, यानी इसमें फोर्स F1 का अबाउट O, तो जाहिर सी बात है कि मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। तो देखिए पहला है यहाँ पे टार्क ही चाहिए था अबाउट O, तो टार्क के लिए क्या होता है कि हमारा जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है और हमारी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो टार्क अबाउट O क्या हो जाएगा, है ना, वो F इंटू डी, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F 5 न्यूटन और गुणे डी क्या है 2, तो कितना टार्क हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। और ये जो है देखिए ये इस डायरेक्शन में घुमाएगा इसको, इस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो हम ऊपर की चीजें मिटा देते हैं। ठीक, इधर कैसा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति टेंडेंसी कैसे होगी, ऐसे ले जाने की। चलिए दूसरा क्या होगा इसमें, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, तो वो भी देखिए F2 हमारा क्या है 3 न्यूटन है और D हमारा क्या दिया 4 मीटर है। तो टार्क हमारा निकल जाएगा F इंटू डी, F कितना हमारा है 3 और D हमारा कितना है 4, कितना हो जाएगा
12 न्यूटन मीटर। कितना होगा? ये इधर किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएगा। किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। दिया है टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस। नेट, टोटल का मतलब टाउ नेट पूछ रहा है। टाउ नेट का मतलब होता है कि इस पे जितने टॉर्क लग रहे हैं सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, विथ एक तरह से ऐड करना। मतलब इसको अगर हम टाउ 1 मान देते हैं, इसको टाउ 2, सपोज करिए कि ये टाउ 1 है और ये टाउ 2 है, तो नेट का मतलब होता है कि आप सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। किस तरह से ऐड करना है तो अब जानते हैं कि एक ये है और ये है, दोनों को हम करेंगे ऐड। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर लगता है कि आप उसको वेक्टर रूप में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। बशर्ते यहाँ पे क्या है कि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, उसकी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, तो इसे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रिकली जो है इसको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम पहले ही से डायरेक्शन जानते हैं। इसकी होती है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग एज ए पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये एज ए पॉजिटिव होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज होता है, एज ए नेगेटिव लिया जाता है। बस केवल डायरेक्शन कन्वेंशनली हम को नेगेटिव मानते हैं, उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाउ नेट का मतलब है टोटल, तो हो जाएगा टाउ 1 टाउ 2। तो टाउ 1 कितना है? वो 10 है, और टाउ 2 कितना है? 12 है, ठीक है ना। तो टाउ नेट क्या हो जाएगा? -2। देखिए यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, -2 सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। माइनस नेट माइनस आ रहा है, मतलब ओवरऑल वो किधर घूमेगा। ये भले लग रहा है ये ज्यादा है, इस तो कौन सी डायरेक्शन ज्यादा है? क्लॉकवाइज वाली, यानी वो नेट इस तरह से घूमेगा, क्योंकि ये इसको ओवर कर लेगा। ओवर कम मतलब ये ज्यादा है, तो ये इधर नहीं घुमा पाएगा, बल्कि ये ज्यादा है, तो क्या करेगा? ओवरऑल ये जो रॉड है वो अबाउट वो किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो माइनस है ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ डायरेक्शन अगर दे देंगे 2 न्यूटन मीटर, अब यहाँ पे लिख देते हैं क्लॉकवाइज, माइनस ओनली फॉर डायरेक्शन, ठीक है। तो माइनस किस लिए आता है? डायरेक्शन के लिए है। माइनस का मतलब है कि ओवरऑल जो नेट टॉर्क होगा वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अगर वही पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए पांचवा सवाल है कि दो फोर्सेस, मतलब 2 फोर्सेस, each of magnitude 10 न्यूटन, कितना है? 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, एक्ट वर्टिकली upwards and downwards respectively, and downwards respectively, क्रम से respectively at the two ends, at the two end A and B of a uniform rod, of a uniform rod। देखिए यूनिफॉर्म रॉड के लिए लिखा है कि जिस यूनिफॉर्म रॉड है उसका वेट मिड पॉइंट पे काम करता है। कोई अगर रॉड है
यूनिफॉर्म रॉड है तो वो उसका वेट कहाँ काम करेगा, मिड पॉइंट पर। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर which is pivoted at its midpoint O। कह रहा है कि which is pivoted at its midpoint O as shown in figure। Determine the magnitude of the magnitude of the resultant moment of forces about the pivot O। pivot O। देख, 2 फोर्सेस फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे बना लेते हैं। एक रॉड है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मोमेंट ऑफ कपल की कंडीशन है, और ये ओ जो है बीच में है, मिड पॉइंट है, और यहां से जो ये दे रखा है 4 मीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली एट 2 इंच, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर। A and B of uniform rod length 4 meter which is pivoted at its midpoint as shown in figure। Determine the magnitude of the resultant moment of forces। यानी अगर इस फोर्सेस का हमें मोमेंट निकालना है, देखिए ये इसको इधर घुमाएगा और ये इसको इधर, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप इसको देखिए 2 तरह से निकाल सकते हैं। आप इस फोर्स का मोमेंट निकालिए, इस फोर्स का मोमेंट निकालिए, नेट मोमेंट निकालिए। तो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में है, वो माइनस तो होंगे, माइनस माइनस जुड़ करके माइनस देंगे, माइनस केवल बताएगा कि ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। तो या तो मोमेंट ऑफ कपल बन रहा है, क्योंकि 2 फोर्सेस हैं, ये कपल आर्म है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं इसे हम डी से दोनों डिनोट करते हैं यहाँ पर, कि यह डी इक्वल टू कितना है 4 मीटर, इसको हम लोग कपल आर्म कहते हैं। और कोई एक फोर्स लेते हैं, वो कितना है 10 न्यूटन। तो मोमेंट ऑफ कपल, और देखिए घुमाने की प्रवृत्ति किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसको नीचे दबाएगा, ये इसको ऊपर दबाएगा, तो वो कोई भी चीज पॉइंट ओ के अबाउट किधर घूम जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आप मोमेंट ऑफ कपल डायरेक्ट निकल सकते हैं। द मोमेंट ऑफ कपल F टू डी, F 10 न्यूटन है, D कितनी 4 सॉरी। तो मोमेंट ऑफ कपल का भी यूनिट न्यूटन मीटर ही होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 40, और किधर होगा, क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। इसका ये 2 मीटर हो जाएगा यहां से, और ये 2 मीटर हो जाएगा यहां से। आप इसका निकालिए तो 20 होगा, किधर, क्लॉकवाइज। आप इसका निकालिए तो 20 होगा क्लॉकवाइज। दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस होता है क्योंकि जो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है माइनस,
तो फिर जब दोनों जुड़ेगा तो -20 -40 आएगा, तो माइनस ये पता चलेगा कि वो ओवरऑल किधर घूम रही है, क्लॉकवाइज। माइनस मतलब क्लॉकवाइज, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। या आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकालिए, या वो इसी को कह रहा है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ओ। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ कपल वही कहेंगे। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ कपल अबाउट द पॉइंट ओ। पॉइंट ओ है ना, तो आप डायरेक्ट कपल निकाल लीजिए, अलग अलग निकाल के जोड़िए या तो फिर डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो कपल में क्या होता है, एक फोर्स और कपल आर्म होती, वो भी फोर्स से परपेंडिकुलर। कपल आर्म क्या है, डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट 40 न्यूटन मीटर आएगा। तो बहुत बड़ा सवाल दिखने में था, लेकिन आंसर बहुत छोटा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर 6। ठीक है, फिगर शोज टू फोर्सेस each of magnitude 10 Newton, each of magnitude 10 Newton, acting at point A and B, acting at points A and B at a separation of 50 centimeter, at a separation of 50 centimeter in opposite direction, in opposite direction. Calculate the resultant moment of, calculate the resultant moment of two forces, resultant moment of two forces, moment of two forces about the point A and B, about the point A and B। पहला A है और दूसरा B है। एंड थर्ड, O situated exactly, O situated exactly at the middle of the two forces, at the middle of two forces। ये फिगर में दिया हुआ एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन पॉइंट ए, एक फोर्स इधर लग रहा है बी पे, ए भी लग रहा है 10 न्यूटन, ये भी फोर्स 10 न्यूटन है। सेपरेशन दे रखा है बीच की 50 सेंटीमीटर, और पॉइंट जो है मिडिल में एक पॉइंट है इसको, तो ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो पहला पूछा ए और बी के अबाउट, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए निकालिए, बी निकालिए, ओ निकालिए। ठीक है ना, चलिए तो सॉल्यूशन हमारा ये है, पहला अबाउट ए, पहला है अबाउट द पॉइंट ए। पॉइंट क्या है, ए के, ए पॉइंट लीजिए। ठीक है ना, तो देखिए ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, इतनी
फोर्स ऐसे लग रहा है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा क्योंकि इसकी घूमने की प्रवृत्ति इधर है और इस वाले के भी इधर है। ठीक है, और ओ के अबाउट ओ का लेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। तो अबाउट पॉइंट ए हमें टॉर्क चाहिए, तो वो टॉर्क मान ले 1 है। तो फोर्स एंटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? सॉरी, क्या कह रहा है? फिगर शोज टू फोर्सेस इज ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, सेपरेशन है दोनों में 50 सेंटीमीटर एंड डी की वैल्यू 50, एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए के अबाउट निकालना है, अबाउट बी और अबाउट ओ। तो देखें, जब हम अबाउट ए लेंगे, ठीक है ना, और कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस यानी दोनों फोर्सेस का अबाउट ए ले लीजिए। तो देखिए, जब अबाउट ए लेंगे तो ठीक है ना, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा जो 10 न्यूटन है। ये अबाउट ए लेंगे तो ये वाला फोर्स काम करेगा। ठीक है ना, अबाउट वो ये वाला तो जीरो हो गया क्योंकि फोर्स वही पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डी क्या है? जीरो है। इस पॉइंट ए के लिए डी क्या है? जीरो है। ठीक है ना, क्योंकि हम ए के अबाउट पूछ रहे हैं, फोर्स की लाइन एक्शन ऑफ फोर्स वहीं से गुजर रही है, यानी कि डी हमारा क्या है? जीरो है। तो कहने का मतलब है कि जब भी फोर्स उस पॉइंट से होकर गुजरे जिसके अबाउट हमें टार्क चाहिए तो जीरो आता है क्योंकि घुमा नहीं पाएगा। तो हमें फोर्स बी, ये इस फोर्स के कारण क्या हो जाएगी जो 10 न्यूटन का है। ठीक है ना, इसके वजह से देखिए जीरो होगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से होगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? तो ये हो जाएगा 10, डिस्टेंस हो जाएगी 50 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में बना देंगे तो ये मीटर में हो गया। ठीक है ना, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर, तो हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर टाउ 1। अब देखिए, इसके कारण तो जीरो हुआ, इसके कारण देखो इसकी प्रवृत्ति नीचे है ना, ऐसे ले जाने की है, तो हम लिखेंगे क्लॉकवाइज। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होगा। इसे हम चाहे तो यहाँ पे या तो क्लॉकवाइज लिखें या तो माइनस माइनस या क्लॉकवाइज, बात देखिए। ठीक है ना, उसी तरह से पॉइंट बी के लेंगे तो इसके कारण पॉइंट बी लेंगे तो ये फोर्स के कारण जो मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। दूसरा अगर हम लें अबाउट द पॉइंट बी, अबाउट द पॉइंट बी लेंगे तो इस फोर्स के कारण तो कोई टार्क नहीं होगा क्योंकि फोर लाइन जो है इसी पॉइंट के अलावा फोर्स लग रहा है। फोर्स कहां से पास हो रहा है? उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अलावा हमें पूछना अबाउट पता करना है। तो इसके वजह से तो जीरो होगा, इसके वजह से होगा, तो इसको हम मान लेते हैं टार्क 2, तो F इंटू डी, तो F क्या है? 10, और ये भी वही 50 होगा, तो 50 मतलब 100 यानी न्यूटन मीटर, यानी ये भी हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। ये भी फोर्स किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। अब पॉइंट ओ, तो देखिए पॉइंट ओ के लेगा तो दो फोर्स हैं, एक इधर काम कर रहा है एक इधर, ये दोनों मिलकर के कपल बनाएंगे क्योंकि टू फोर्सेस आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग एट ए डिफरेंट पॉइंट्स फॉर्म ए कपल। क्योंकि दो फोर्स हैं, अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, अपोजिट नेचर है और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो क्या फॉर्म करेंगे? कपल फॉर्म करेंगे। या तो आप इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, दोनों ऐड कर दिए तो रिजल्टेंट हो जाएगा। या तो आप मोमेंट ऑफ कपल निकाल लीजिए, थर्ड में यही बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ कपल अबाउट द पॉइंट आप दो तरह से निकाल सकते हैं। ओ क्या, या तो आप इसका अलग डायरेक्शन के हिसाब से ऐड कर दीजिए, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, विपरीत डायरेक्शन में तो घट जाते हैं। या तो फिर इन सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं तो मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ कपल, जिसको आप कपल कहते हैं, वो मान लीजिए टाउ 3 कर सकते हैं आप, ठीक। और मोमेंट ऑफ कपल के घुमाने की भी डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो हो सकता है एक फोर्स इनटू डी, फोर्स कितना, एक फोर्स ले लीजिए, उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 50 न्यूटन मीटर। अबाउट ओ है, देखिए अगर हम अलग अलग निकालेंगे आप सोचेंगे कि तीनों फार्मूला तो एक ही हो गया, तो मोमेंट ऑफ कपल का भी फार्मूला वही होता है, बशर्ते है दोनों फोर्सों के बीच की डिस्टेंस होती है, जिसे हम डी कपल आर्म कहते हैं। और यहाँ पे अगर अलग अलग निकालते तो ये मोमेंट आर्म होती। तो आप फ्री हैं, जैसे भी निकालिए, या तो आप इसको अलग अलग निकालिए, 10 इंटू 25/100 करिए, क्योंकि ये सेंटी में मीटर बनाएंगे, और इसको भी करिए 10 इंटू 25, तो 2.5 आएगा दोनों का, तो 5 हो जाए, या एक ही बार में मोमेंट ऑफ कपल निकाल लीजिए, तो क्या आएगा हमारा 5 न्यूटन मीटर। ये भी किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर कितना है 0.5 मीटर, is rotated anti-clockwise, by applying two forces, each of magnitude 5 Newton. Draw a diagram to show the application of forces. Draw a diagram to show the application of forces and calculate the moment of force applied, and calculate the मोमेंट ऑफ द फोर्सेस। मोमेंट ऑफ द फोर्सेस का मतलब वो मोमेंट ऑफ कपल हो गया, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। मोमेंट ऑफ द फोर्सेस मतलब मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड, तो स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर कितना है, एक स्टीयरिंग व्हील एक तरह से है, ये है आपका, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, और डायमीटर उसका है 0.5 मीटर, है ना। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से लग रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ड्रा डायग्राम हो गया। मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, तो यहाँ सोल्यूशन में बहुत आसान है। द मोमेंट ऑफ फोर्सेस आर मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्सेस आर, उसी को मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है ना। ये कपल आर्म जो है डी हमारी कितनी है 0.5। तो
इस कपल का हम लोग एक तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स या हम लोग टार्क निकालते हैं। बलयुग्म ये दोनों मिलकर के कपल बनाते हैं, और जो अबाउट इसका जो पॉइंट है ओ है यहाँ पे मान लीजिए, तो उसके अलावा इसको अबाउट इसको घुमाने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे कैसे घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग टाउ से भी दिखाते हैं। वो मोमेंट ऑफ कपल का मतलब होता है वही टॉर्क, ठीक है ना। तो उसे भी हम लोग टाउ से ही दिखाते हैं। तो हो जाएगा F इंटू डी, मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ फोर्सेस जिसको कहते हैं। तो हमारा ये 5 न्यूटन का है, डी कितना है 0.5 न्यूटन मीटर। तो यह हो जाएगा कितना 2.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। वो दिया भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो घुमाना भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। तो ये आप चाहे तो यहाँ पे नेट लगा सकते हैं एक तरह से। तो मोमेंट ऑफ कपल कहिए या मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मतलब दोनों फोर्स का तो अलग अलग निकाल को नेट होता है एक तरह से, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ कपल को आप टाउ ही दिखा सकते हैं। हालांकि बुक में इसका कोई नोटेशन नहीं दिया, क्यों दिया मोमेंट ऑफ कपल। या आप इसको अलग अलग निकालिए, नेट निकाल लीजिए तो मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा, या तो इसका अलग निकालिए इसका अलग निकालिए, दोनों को एक डायरेक्शन में कभी ऐड कर सकते हैं। या इसको आप कोई नोटेशन ना दें टाउ, या उसको खाली लिख दें मोमेंट ऑफ कपल बस, या उसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्सेस। चलिए, ए यूनिफॉर्म मीटर रूल balances, नहीं, uniform meter rule is pivoted at its midpoint, is pivoted at its midpoint, at its midpoint. A midpoint point A, weight of 50 gram force, weight of 50 gram force is suspended at one end, is suspended at one end of it, at one end of it. Where should a weight of 100 gram, where should a weight of 100 gram, weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal, be suspended to keep the rule horizontal, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगेगा। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट ए। एक रूल है, मीटर रूल है, वो पिवोटेड है पॉइंट ए पर, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी लगेगा कौन सा लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हम काम करेंगे, ठीक है ना।
a weight of 50 gram force is suspended at one end of it. फिर कह रहा वेयर शुड ए वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। मतलब हम पिवोटेड पॉइंट से कितनी दूरी पर 100 ग्राम फोर्स का मतलब जो वेट होता है ग्राम फोर्स को लगाएं कि वो जो है हॉरिजॉन्टल रहे। तो अगर मीटर रूल हॉरिजॉन्टल है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यहाँ पे सोल्यूशन में क्या निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यही ना मोमेंट्स कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है ना। क्या है क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। यही ना। तो रखना कैसा है, हॉरिजॉन्टल रखना है। तो अगर हमें रूल हॉरिजॉन्टल है तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा दीजिए, क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो जाहिर सी बात है एक यहाँ पे रूल्स है, ठीक है ना। यहाँ पे उसका मिड पॉइंट ए है और सस्पेंडेड, यहाँ पे एक 50 ग्राम फोर्स सस्पेंडेड है और कह रहा है कि वन एंड कह रहा है। तो वेयर शुड, तो मान लीजिए लेट यहाँ पे हम मान लीजिए कि 100 ग्राम है, तो यहाँ पे इससे जो है ये 50 मीटर रूल है तो 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का रूल है। तो मिड पॉइंट है वेट ऑफ द इतनी ग्राम सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, वेयर शुड ए वेट ऑफ इतनी बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो रूल की जो लेंथ है 1 मीटर है, तो ये यहाँ पे कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ मिड पॉइंट से L मीटर दूर पर, सॉरी L सेंटीमीटर हो जाएगा। हम यहाँ पे सस्पेंड करते हैं कि वेट 100 ग्राम फोर्स का, ठीक। या आप मीटर रूल बना लीजिएगा इस तरह से। ठीक है ना। तो देखिए ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो क्लॉकवाइज वाला क्या हो गया 100 ग्राम फोर्स N2 L सेमी में ही रहेगा, इनटू एंटी क्लॉकवाइज 50 ग्राम फोर्स N2 कितना है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर रूल है तो टोटल 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिट सारी कट जाएंगे तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 50, यूनिट सब कट जाएंगे और यहाँ पे 100, तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर। तो हमारा जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से कितने सेंटीमीटर पे आएगा 25 सेंटीमीटर। या आप कह लीजिए कि जो दूसरी एंड है, जो दूसरी एंड है यहां से भी 25 से पड़ेगा, तो या तो अदर एंड से 25 का या मिड पॉइंट से 25, क्योंकि टोटल कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे सवाल था, ठीक। चलिए अब हम लोग लगाते हैं एक सवाल है 9वां, ठीक है। बाकी के सवाल हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, तो ये बहुत ही
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे ही है सारे सवाल। चलिए इस आखिरी सवाल, बाकी सवाल दूसरे वीडियो में। ये यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife is balances horizontally on a knife edges knife is placed at the centimeter mark when a weight of when a weight of 20 gram force is suspended from one end one end तो यूनिफॉर्म मीटर रूल हॉरिजॉन्टली है ऑन ए नाइफ इज प्लेस्ड। तो ये यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन ए नाइफ एज, मतलब एक नाइफ एज है कि ना प्लेस्ड एट द 58 सेंटीमीटर मार्क, है ना, व्हेन अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। हमारा सवाल ये है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, बैलेंस है, हॉरिजॉन्टली बैलेंस है। मान लो ये मीटर रूल है, हॉरिजॉन्टली बैलेंस करना है। नाइफ एज प्लेस्ड 58 सेमी मार्क, मान लो वन एंड पे है, ये वन एंड है जो 0 सेमी मार्क करते हैं और वो वाला 100 सेमी मार्क करते हैं। और यहाँ से 58 सेमी मार्क पे एक एज है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं ऐसे, और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ से ये जो है कितना है, 58 सेमी होता है, और यहाँ पे उसका मिड पॉइंट है। तो वेट वहीं पे काम करेगा, जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है तो उसका वेट कहाँ पे काम करेगा, मिड पॉइंट। मान लेते हैं उसका वेट W है, W ग्राम फोर्स कह लेते, यही हमको निकालना है। और कह रहा है कि एक एज पर दूसरे किनारे पर 20 ग्राम फोर्स लटकाया गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है कितना निकल के आएगा, ये जो हमारा आएगा 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 8 हो गया, तो वन एंड पे ये है, तो यहाँ से इसी के अबाउट लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 58, 100 में से 58 घटा देंगे तो 2 होगा 42। तो यहाँ पे ये 42 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो ये अरेंजमेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल बहुत आसानी से, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्यों मोमेंट लगाएंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक, तो देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट ये इसको
क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, हम 20 GF है और गुणे 42 सेंटीमीटर इक्वल टू W, और ये कितना है WGF एक तरह से कह लीजिए, और 8 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हमें W चाहिए तो क्या होगा 20 इंटू 42 अपॉन 8। ये मान लेंगे कि जो वेट होगा ऑफ द रूल एक्टिंग एट ए मिड पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लेट द वेट ऑफ द मीटर रूल इज W ग्राम फोर्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप काट दीजिए इसे, 4 से 4 दूना के 8 हो जाएगा, और ये फिब्जा 20 होता है, 4 फिब्जा, और इससे काटेंगे तो आप 21 हो जाएगा। 21 इंटू 5 यानी 105 ग्राम फोर्स। कितना आएगा 100 ग्राम फोर्स इसका वेट होगा। मीटर रूल का वेट कितना होगा 105 ग्राम। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे लगा। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि लेट द वेट ऑफ द, यहाँ मान सकते हैं कि लेट द वेट ऑफ द मीटर रूल इज W ग्राम फोर्स। ठीक है ना, यूनिट हम लोग ग्राम फोर्स में ले रहे हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट है, ठीक ना। और मिड पॉइंट पे काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। ठीक, तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के 9 सवाल और हैं जो कि हम जो है अगले वीडियो लेक्चर में, और आपके थ्योरेटिकल एक्सरसाइज जो होगी, जो न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरी वाली एक्सरसाइज होगी, उसमें हम कुछ सवाल जो छांटेंगे उसे भी कराएंगे कि जो आपका जो थ्योरी में नहीं हो पाए। थ्योरी में हमने डेफिनेशन सबकी लिखवाई है, सारी चीज़ लिखवाई है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका आंसर आपकी थ्योरी में ना मिलता हो जो हमने लिखवाया है, तो उसको अलग से हम लोग भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए कल के वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट जो अगले सवाल हों, जो भी 10-9 बचे हुए हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।